नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। क्या कांग्रेस से ना हो पाएगा? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि विपक्ष का एक बड़ा धड़ा इस वक्त कांग्रेस की कमजोरियों को घेरते हुए ये सवाल उठा रहा है। इस धड़े में सबसे आगे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो 2024 के रोड मैप में खुद को अभी से ही सेट करने में लगी हैं और इसके लिए वो कांग्रेस और विपक्षी खेमे में सेंध लगा रही हैं। ममता यूपीए के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रही हैं। वो यूपीए जिसकी छतरी तले अब तक ज्यादातर बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट हुआ करती थी। अब सवाल है कि जब विपक्षी दल आपस में ही ऐसे खेमेबाजी करेंगे तो फिर 2024 में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? रिपोर्ट देखिए। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? तो क्या कांग्रेस के लिए बीजेपी नहीं बल्कि खुद विपक्ष ही उसका दुश्मन नंबर 1 बन गया है? खास तौर से ममता बनर्जी, जो कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई तक घूम घूम कर यूपीए के बचे कुचे अस्तित्व को चुनौती दे रही है। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में यूपीए का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, जैसा ममता बनर्जी दावा कर रही हैं? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? या फिर यूपीए के अस्तित्व को नकार कर ममता केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस को ओवरटेक करना चाहती हैं, जिसके लिए वो इन दिनों कोलकाता छोड़कर मिशन न्यू मोर्चे में जुटी नजर आ रही हैं। And Mamata Banerjee's character is not to break the Congress, because basically he is a product. She is a product of Congress. But if we see that Congress in connivance with BJP, they are not allowing any opposition to emerge, so that BJP is hit, so that BJP is in a position to go back. Then okay, the entire responsibility of opposition will be borne by Mamata Banerjee, because she is the face of the opposition. There are two aims only. One is Modi, another is Mamata. There are no other politicians in the country at the moment. ममता बनर्जी का पार्टी कांग्रेस से दूरी तो लंबे वक्त से बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौजूदा शीत सत्र से पहले ये दूरी और साफ साफ नजर आने लगी। शीतकालीन सत्र से पहले जब कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक हुई तो टीएमसी इससे दूर रही। टीएमसी नेताओं ने ट्वीट करके साफ किया कि टीएमसी कांग्रेस की सहयोगी नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में हुई इस बैठक में एनसीपी, वामदल और डीएमके जैसी 10 पार्टियां ही शामिल हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2024 के लिए भविष्य का कोई विपक्षी मोर्चा तैयार होता है तो फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा? ये सवाल ममता बनर्जी से मुंबई में किया गया। उनका जवाब क्या था, वो सुनिए। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। तो क्या 2024 में बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टियां अब आपस में ही एक दूसरे को टक्कर देंगी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर विपक्षी खेमा बीजेपी से मुकाबला कैसे करेगा? कांग्रेस पार्टी 2004 और 2009 में यूपीए का नेतृत्व कर चुकी है, जबकि ममता बनर्जी 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराकर अब अपना विस्तार बंगाल की सीमा से बाहर करने में लगी है, ताकि विपक्षी खेमे में कांग्रेस के मुकाबले उनकी दावेदारी मजबूत हो सके। इस सिलसिले में ममता मुंबई दौरे पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात कर चुकी हैं। ममता शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मिलना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य वजहों से उद्धव ममता से मिल नहीं पाए। हाँ, संदेश गलत न जाए, इसके लिए शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, औपचारिकता पूरी कर दी। लेकिन इस मुलाकात के 3 दिन बाद ही शिवसेना ने ममता दीदी के राजनीतिक मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2024 के लिए अगर कोई अलग से नया फ्रंट बनता है तो उसका उस बारे में सोचना होगा कि उसे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। अब तक बहुत से फ्रंट बने, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट। ये थर्ड और फोर्थ फ्रंट्स का फायदा तो बीजेपी को ही होता है सबसे ज़्यादा। तो हमने ये कहा है कि जो फ्रंट ऑलरेडी बना हुआ है यूपीए, हम उसको क्यों ना मजबूत बनाएं एक साथ मिलकर। चाहे किसी के कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं,
महाराष्ट्र में भी हमारे मतभेद है, फिर भी हम एक साथ सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, चाहे हमारी विचारधाराएं अलग अलग है, हम अपने अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रेंड बन सकता है, ये हम, मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शनिवार को शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में ममता दीदी को लेकर क्या लिखा, वो देखिए। जो लोग कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को नहीं चाहते हैं, उन्हें पीठ पीछे बात करके भ्रम पैदा करने के बजाय सार्वजनिक रूप से अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अगर भाजपा से लड़ने वाले लोगों को लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए, तो ये रवैया ठीक नहीं है। शिवसेना का ये जवाब टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में छपे उस लेख पर था, जिसमें टीएमसी की ओर से लिखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं, बल्कि ममता बनर्जी विपक्ष के चेहरे के रूप में उभरी है। टीएमसी का दावा अपनी जगह सही है, जिसका आधार तो बंगाल में अपनी जीत को बताती है, लेकिन जहां तक विपक्षी खेमे के नेतृत्व की बात आती है, तो फिर तुलना ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर शुरू हो जाती है। कांग्रेस के मुकाबले टीएमसी कितनी मजबूत है, अब जरा वो देखिए। जो लोग हमारे साथ आना चाहें आए, न आना चाहें न आए। प्रश्न इस बात का है कि क्या इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ हो, क्या वो कांग्रेस के बिना चल सकता है? स्वयं शरद पवार साहब ने इस बात को कहा है। स्वयं अगर आप देखेंगे तो सितंबर के महीने में सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर ही इसका विरोध किया था। मेरा मानना है कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है, और विपक्षी एकता का मतलब होता है संपूर्ण विपक्ष की एकता है। किसी एक विपक्ष के एक बहुत बड़ी दल की आलोचना करके विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। तो विपक्षी एकता के लिए जरूरी है कि सारे लोग इकट्ठे हों, और कांग्रेस जो है वो एक विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी है, उसको साथ लेके विपक्षी एकता संभव है। ये बात सही है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अंदरूनी कलह चरम पर है। पार्टी के बड़े नेता एक एक कर कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं, और उधर G23 के नेता लगातार नेतृत्व को चुनौतियां दे रहे हैं। और इन सब के बीच ममता बनर्जी का यूपीए के खिलाफ विपक्षी दलों की नई मोर्चेबंदी की कोशिश कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ाने वाली साबित हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। ममता बनर्जी को अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा है। उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल की सीमा के बाहर उनकी पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है, लेकिन सियासत को लेकर कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और इसलिए ममता सीट और गठबंधन की बजाय इस वक्त विपक्षी खेमे में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने पर फोकस कर रही हैं। हालांकि ऐसा कर पाना ममता के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि 2024 का जो सपना है ममता बनर्जी जो देख रही हैं, वैसा ही सपना विपक्षी खेमे के कई क्षत्रप पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ता। बंगाल की बात और थी, लेकिन देश में विपक्षी नेतृत्व की बात आएगी तो उन्हें दूसरे दलों के समर्थन की दरकार जरूर पड़ेगी। यही वजह है कि ममता ने इशारों इशारों में विपक्षी दलों को ये संदेश दे दिया कि जो मजबूत है उसके साथ आ जाओ। आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष को नेतृत्व देने में इस वक्त सबसे मजबूत कौन है? कांग्रेस जो यूपीए अम्ब्रेला के तहत 2 बार देश का नेतृत्व कर चुकी है, या फिर टीएमसी जिसने बंगाल में बीजेपी की हार को मुमकिन किया? कांग्रेस की बात आते ही ममता कांग्रेस की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करती हैं, ताकि विपक्ष को ये भरोसा दिला सकें
कि 2024 का जो सपना विपक्ष अपनी आंखों में पाले बैठा है वो कांग्रेस के भरोसे कभी सच नहीं होने वाला। कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है और ममता राजनीति के इस खेल में अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं। टारगेट कांग्रेस का विकल्प बनने की है, लेकिन दूसरी ओर ममता ये बात भी अच्छी तरह से जानती हैं कि इसके लिए उनकी राह आसान नहीं है। चुनौती विपक्षी खेमे को मनाने की है कि वो कांग्रेस को नजरअंदाज करे। टीएमसी के सामने चुनौती खुद उसका संगठन भी है, जो बंगाल की सीमाओं से बाहर अब तक कोई कमाल नहीं दिखा पाया, जबकि कांग्रेस के पास जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक संगठन मौजूद है। जनतंत्र में अगर आपको विपक्ष को साथ में लेना चलना है तो कोई दुर्बल क्यों ना हो, लेकिन उसके भी तो वोट है। ये मत भूलना, खास करके कांग्रेस पार्टी, ये नहीं भूलना है हमें, सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी जड़ें आज भी गांव-गांव में बसी हुई हैं, आज भी कुछ राज्यों में सत्ता पर है। दुर्लक्षित करनी इतनी तो पार्टी नहीं है, हम तो किसी एक राज्य में सत्ता चला रहे हैं ना, वो देश में है, हम तो देश में नहीं ना, सभी राज्यों में। तो जब इस तरह से बयान आते हैं तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। कांग्रेस की मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए ममता एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही हैं। एक ओर वो विपक्षी दलों की खेमेबंदी में लगी हैं और दूसरी ओर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा रही हैं, ताकि उन राज्यों तक टीएमसी की पहचान बन सके। बिहार कांग्रेस से कीर्ति आजाद ने टीएमसी का दामन थाम लिया। कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष सुष्मिता देव भी ममता की सेनापति बन चुकी हैं। हरियाणा कांग्रेस के मजबूत नेता अशोक तंवर अब ममता के साथ हैं। गोवा से लुइजिनो फलेरियो टीएमसी से सांसद भी बन चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी ममता का दामन थाम लिया है। जाहिर है ममता की इस रणनीति से कांग्रेस को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन पैन इंडिया बनाने की ओर बढ़ चली ममता को इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। पवार साहब ने स्पष्ट किया है कि हम सभी लोगों को साथ में लाने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस बिना कोई भी विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस को साथ में लेके और अन्य दल जो यूपीए में आज नहीं है उनको भी साथ में लाया जाएगा, एक नया मोर्चा बनाया जाएगा। सवाल उसकी अगुवाई कौन करेगा ये नहीं, सवाल ये है मोर्चा कैसे बने, देश के सामने एक पर्याय कैसे दिया जाए। सोचता हूँ कि ममता जी को भी इस बात समझनी चाहिए, क्योंकि जो हालात है उसमें कांग्रेस से को अलग करके कोई विपक्ष की एकता की बात करे तो वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेकार सी बात है। फिलहाल जो पार्टियां विपक्ष में कांग्रेस की अगुवाई की वकालत कर रही हैं, वो अच्छी तरह जानती हैं कि कांग्रेस के मुकाबले टीएमसी कहां खड़ी है। बंगाल में टीएमसी ने भले ही बीजेपी को शिकस्त दी हो, लेकिन विपक्षी खेमे में ममता की स्वीकार्यता अभी भी आसान नजर नहीं आ रही। इसकी वजह है टीएमसी के मुकाबले कांग्रेस की सियासी ताकत। लोकसभा में कांग्रेस के 53 सांसद हैं, जबकि टीएमसी के पास 22 सांसद। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के 34 सांसद हैं, जबकि टीएमसी के पास 13 सांसद हैं। कांग्रेस के पास कुल 764 विधायक हैं, जबकि टीएमसी के पास 224 विधायक हैं। कांग्रेस की कुल 3 राज्यों में सरकार है, जबकि टीएमसी का झंडा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बुलंद है। मतलब कांग्रेस टीएमसी से हर मामले में 20 है। लेकिन सियासत की ये बात फिर वहीं आकर रुकती है जहां कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। कांग्रेस के मुकाबले हर सियासी ताकत रखने के बावजूद ममता दीदी सियासी जोड़ तोड़ में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आप अगर ख्वाहिश, अगर आप कह सकते हैं कि मेरा ख्वाहिश यही है, ये ख्वाहिश को तब्दील करना ये हिंदुस्तान की जनता की राय पे निर्भर करता है। लेकिन उनका कहना है हिंदुस्तान की राय अभी ये है, अंकगणित पाठ कीजिए, 20% पॉपुलर वोट कांग्रेस के साथ है और टीएमसी के साथ है 4%। इधर 20%, इधर 4%। मोदी जी के खिलाफ
हिंदुस्तान में लड़ने के लिए 20% जो हमारे वोट शेयर है उनको क्या अलग रखे अब लड़ पाओगे? अब सवाल है कि ममता की इस नई सियासी कोशिश से यूपीए के अस्तित्व पर कोई संकट है। ये सवाल कांग्रेस नेतृत्व को भी पिछले कई दिनों से बेचैन कर रहा है। खुद सोनिया गांधी भी ममता की सियासी मंशा अच्छी तरह समझती हैं। शायद यही वजह थी कि पिछली बार जब ममता दिल्ली दौरे पर आई, ममता की इच्छा के बावजूद सोनिया गांधी ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। क्यों हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए। लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। ममता बनर्जी 2024 के लिए कोलकाता से दिल्ली की राह तैयार करने में लगी हैं। लेकिन ये राह तब तक नहीं बन सकती जब तक कि विपक्षी खेमे में ममता की स्वीकार्यता को लेकर एक राय न बन जाए। ममता उसी कोशिश में लगी हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कामयाबी मिलती दिख नहीं रही। टीम न्यूज़ नेशन। कांग्रेस इस वक्त यकीनन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विरोधी तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब खुद पार्टी के बड़े नेता कह रहे हों कि 2024 में क्या होगा उन्हें नहीं पता, तो सवाल नेतृत्व पर खड़े होते हैं। सवाल है कि क्या अभी से ही 2024 को लेकर कांग्रेस में ये कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? क्या पार्टी को ये लग रहा है कि अगले 2.5 साल बाद भी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं होगी कि वो बीजेपी का मुकाबला कर पाए? रिपोर्ट देखिए। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? क्या करेगा बैठ के? 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं उसको करूं। दो बड़े नेताओं के दो बड़े बयान जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस की हालत इस वक्त क्या है। कांग्रेस पार्टी इस समय किस मनोदशा से गुजर रही है। विरोधी तो नेतृत्व पर सवाल उठा ही रहे हैं। कुनबे के बड़े नेता भी कांग्रेस नेतृत्व को खुलकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को ही साल 2024 में अपनी पार्टी से जीत की उम्मीद नहीं है। इसलिए तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2024 में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का 300 पार करना फिलहाल संभव नहीं दिखता। ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं उसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी को नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करूंगा। सवाल यही है कि क्या अपने इस बयान से गुलाम नबी आजाद साल 2024 में फिर मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं? ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने का वक्त आ गया है। सवाल देश की सबसे पुरानी पार्टी के भविष्य का है। आप सोचिए, जब बड़े नेता ही हार की भविष्यवाणी करेंगे तो मोदी से कैसे लड़ेंगे? पहले यूपीए जो है उल्टा पुल्टा अलायंस था। आज जो है यूपीए उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज बन गया है। ऐसा उजड़ता पुजड़ता एक्सचेंज जिसका कि शेयर हर दिन मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर रहा है। हालांकि आजाद उन 23 नेताओं के समूह से आते हैं जो लगातार कांग्रेस में सुधार की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना नहीं किया जा सकता। इसलिए अब कांग्रेस के नेता आजाद के इस बयान पर सफाई दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।